दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आपने तो मेरा मायका वापस लौटा दिया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुगंधा जी रोटियां सेक रही थी, पर दिल और दिमाग में एक अजीब सी उलझन चल रही थी जो कभी कभी चेहरे पर भी झलक रही थी। सम्मिलित परिवार में सुगंधा जी के साथ उनके पति, 2 बेटियां, 1 बेटा और उनके देवर देवरानी और उनकी 2 बेटियां रहते हैं। बहुत प्यार और तालमेल थे पहले आपसी रिश्तों में, पर वो कहते हैं ना कि घर अगर जोड़ के रखना है तो थोड़ा सहन तो दोनों तरफ से करना पड़ता है। अगर जरा से भी कसर कहीं रह जाए तो घर बिखरने में देर नहीं लगती। कभी वही रिश्ते सासने से मीठे तो कभी नीम सड्डे करेले बनने लगते हैं। ऐसा तभी होता है जब हम खून के संबंधों को छोड़कर वैकल्पिक संबंधों को तवज्जो देने लगते हैं। प्रिया सुगंधा जी के साथ दहेज में आई थी। उन्हें ज्यादा काम करने की आदत नहीं थी तो पिताजी ने बेटी के साथ एक नौकरानी भेज दी। यूं तो दोनों का रिश्ता बहुत गहरा था, पर था तो वैकल्पिक ही। प्रिया सुगंधा जी के दूर के सासा की बेटी थी। खाने का खर्च मुश्किल से निकल पाता था तो सुगंधा के घर चाकरी कर अपना पेट भरती थी और दीदी कहकर सम्मान देती व बुलाती। सुगंधा जी का परिवार जैसे जैसे बढ़ने लगा, प्रिया को देखकर बर्दाश्त नहीं होता और वह घर की बेटियों मतलब सुगंधा जी की देवरानी की बेटियों को खुद का प्रतियोगी समझ बैठी। पहले तो वह सुगंधा जी को छोटी छोटी बातों पर भड़काती, फिर दिनों दिन अब उसकी दिनचर्या का हिस्सा हो गया। हर दिन एक नई कहानी बनाकर परोसने का। पहले सुगंधा जी थोड़ा कम ध्यान देती थी बच्चों की पढ़ाई और अपने पति लोकेश की ऑफिस की व्यस्तता के कारण। अब जब से बच्चों ने जॉब ज्वाइन की और उनके पति दूसरे शहर में शिफ्ट हुए, तब से उनके पास बस प्रिया की उल्टी सीधी बातें सुनना और अमल करना यही रह गया था। घर की काया तो तब पलटी जब असल जिंदगी में वो प्रिया की बुद्धि के प्रभाव का शिकार हुई। तभी उनके संबंध और घर अचानक से बिखरने लगे। सुगंधा जी की ननद रंबा आज सालों बाद विदेश से भारत लौट रही थी। कभी इन दोनों ननद भाभी के प्यार के रिश्ते की सौगंध खाते थे लोग, और आज वो इस कदर उनसे नजरें नहीं मिलाना चाह रही जैसे कुछ
घबराया हो। राखी बंधन था उस दिन जब लोकेश ने अपनी कलाई रंभा की ओर बढ़ाते हुए कहा, जल्दी करो, ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। रंभा ने मुस्कुराकर ललचाते हुए कहा, पहले नेग लाओ भैया, तब राखी बांधूंगी। झट से पॉकेट से निकाल कर लोकेश ने 2000 रुपये निकाल कर रंभा की हथेली पर रख दिए। रस्मों के बाद लोकेश ने प्रिया से एक गिलास पानी का आग्रह किया। प्रिया के चेहरे के भाव पढ़ नहीं पा रहे थे। लोकेश चेहरा एकदम बुझा सा पानी लेकर आई और बिना कुछ बोले गिलास हाथ में थमा दिया। थोड़ा अटपटा लगा लोकेश को। फिर उन्होंने प्रिया से पूछा, तबीयत ठीक है ना प्रिया? उदास दिख रही हो। प्रिया ने लोकेश से कहा, जीजाजी मुझे भी कुछ पैसे चाहिए और आप दीदी से चर्चा मत करिएगा, नहीं तो वो नाराज होगी। ठीक है, बाद में कहकर लोकेश ने उसे टाल दिया। प्रिया की बात नहीं रखते हुए देख सुगंधा आग बबूला हो रही थी, अब लौट रही थी तो सुगंधा जी ने उसे आवाज दी। उनके कमरे में जाकर पूछी, जी दीदी आप बुला रही थी मुझे? हाँ प्रिया। तन्नू और रानू के बालों में तेल लगा दो जरा, मुझे बाहर निकलना है। कल दोनों के जन्मदिन की कुछ तैयारी करनी है और उनके नए कपड़े भी लेना है। प्रिया ने कहा, कैसे कपड़े दीदी? जीजाजी तो ले आए हैं उनके कपड़े, अभी देखा नहीं आपने? 2 भूरे रंग के पैकेट वो अंदर लेकर आ रहे थे और रानू को अकड़ाया। सुगंधा चकित रह गई। कितना खुद से आगे बढ़कर करती हूँ, पर लोकेश को ये सब मुझसे छिपा कर करने की क्या जरूरत थी? अब मन दुखी हो गया उसका। अपने हाथों से उनके जन्मदिन पर जो फिरनी बनाती थी दोनों बहनों को पसंद थी, वो भी नहीं बनाया। लोकेश भी बाहर से आए और थकान से आराम कुर्सी पर खुद को टिका लिया। सुगंधा के मन में तो प्रिया ने बीज बो दिए थे, बस अब तो पनपने की देर थी। जैसे ही लोकेश ने कहा कि हर साल फिरने की महक आती थी, आज के दिन वो नहीं आ रही। मैं फ्रेश होता हूँ, चलो कपड़े ले आते हैं, बच्चों को भी साथ ले लो। फट पड़ी जैसे सुगंधा, फिरनी क्यों बनाऊं मैं? कुछ कपड़े सिपा के कुछ दिखा के क्यों करना चाहते हैं आप? सुपके से ले जाकर अपनी मर्जी से सब करते हैं और मेरे मुंह पर मेरे बनने का ढोंग करते हैं। लोकेश उठकर धीरे से सुगंधा के पास गए और पीठ पर हाथ रख कर प्यार
से मनुहार करने लगे। उनकी समझ से बाहर था ये सब। आहिस्ता उन्होंने पूछ ही लिया, क्या तकलीफ है जो तुम्हें अंदर से इतनी परेशान कर रही है? बोलोगी नहीं खुल के तो कैसे समझूंगा। गलत फहमी दूर करो। सीखते हुए सुगंधा ने कहा, सब तो अपनी मर्जी से कर ही लिया, अब क्या पूछना। क्या कपड़े खरीदने से मना करती हूँ? लोकेश बोले, कहाँ खरीदा है अभी? तुम्हारी पसंद से ही तो लेता हूँ और बच्चों को भी अपनी बड़ी माँ पर ही भरोसा है। अब थोड़ी शांत हुई सुगंधा, पर समय नहीं था। अब रात हो चुकी थी और बाजार भी बंद हो गया था। जन्मदिन वाले दिन प्रिया ने सुगंधा कि देवरानी को फोन पर बात करते हुए सुना, जिससे ये जाहिर हो रहा था कि उसके किसी अपने की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो जाना चाह रही थी। फिर फोन रख कर उदास सी जड़वत बैठ गई। प्रिया के मन में अब एक नई कहानी बन चुकी थी। उसने सुगंधा के बेडरूम में जाकर कहा, दीदी आपने जो जन्मदिन पर कुछ नहीं किया तो तनु रानू अपनी मम्मी के साथ कमरे से बाहर ही नहीं आ रही हैं और सुनने में ये भी आया कि वो कहीं बाहर घूमने निकल जाएंगे झट से बिना सोचे। सुगंधा ने यकीन कर लिया। अब तनु और रानू अपनी मम्मी के साथ आई और पैकेट पकड़ाते हुए सुगंधा से बोली, लीजिए बड़ी माँ, आपकी शादी की सालगिरह का उपहार है। हमने पॉकेट मनी से बसाया, सोचा था साथ में मनाएंगे, पर नानी की तबीयत खराब है, हमें जाना पड़ेगा। सुगंधा ने देवरानी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या सोच ली मैं? क्या हुआ? कैसे? देवरानी ने कहा, कुछ पता नहीं दीदी, आकर बताऊंगी। बच्चों ने भैया को सरप्राइज के तौर पर छिपा कर रखने कहा था, पर भैया ने ये कहकर दे दिया कि तुम लोग ही रखो। रंबा के लिए भी मैं रुकती, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि जाना पड़ रहा है। तनु भी बड़ी माँ से बोली, मेरा फिरनी उदार है, माँ आकर खाऊंगी। सुगंधा समझ नहीं पा रही थी और खुद को ही रिश्ते बिखरने का दोषी समझ रही थी। देवरानी से बोला उसने, तुम तो हम दोनों ननद भाभी को जोड़ने की कड़ी थी, वो आ रही हैं और तुम जा रही हो, मैं कैसे बात करूंगी। देवरानी ने भी कहा, दीदी आप इस घर की बड़ी हैं, आपने हम सबको हमेशा से जोड़े रखने की कोशिश की है, पर कुछ समय से देख रही हूँ
हर चीज को आप अलग ढंग से सोचती हैं, पर मेरा मानना है कि रिश्ते खराब हो रहे हैं तो जानने की कोशिश करनी चाहिए। हम कहाँ तक जिम्मेदार हैं उसमें और यथासंभव सुधारने की भी कोशिश करनी चाहिए। आप रंभा दीदी से पहले की तरह ही बात करिएगा। वो जरूर पहले की तरह ही खिलाती बिना गिले शिकवे के आपको गले से लगा लेगी। इतने में लोकेश रंभा और उनके पति को साथ लेकर आ गए। रंभा ने भाभी के पैर छुए और सुगंधा ने भावुक होते हुए गले से लगा लिया, पर रंभा के मन की उथल पुथल भी समाप्त नहीं हुई थी। उसने पूछ ही लिया, क्या हमारे रिश्ते से इतना बढ़कर बीच में आ गया था? भाभी, जो आपने शादी में मेरी विदाई भी दिल से नहीं किया। सुगंधा की आंखों से अश्रु बहते जा रहे थे और वो सबके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आंखों के आगे साल चित्र की भांति सजीव होने लगे वो पल जब प्रिया ने सुगंधा को भड़काया था कि रंभा को जितना दहेज दिया जा रहा है उन सब पर सिर्फ आपका, आपके बच्चों का अधिकार है। और तो और सुगंधा ने आंखें बंद करके भरोसा भी कर लिया था प्रिया पर, बगैर ये सोचे कि बिन माँ बाप की बच्ची को मैं पाल रही हूँ तो दहेज कौन देगा। आंखें तो खुली थी सुगंधा की, पर काफी समय लग गए। अब शिकवे शिकायतों का समय नहीं है रंभा। सुगंधा ने रंभा को सोफा पर बिठाते हुए कहा, पुराने सब कुछ भूल कर तुम्हें तुम्हारा खुशहाल मायका लौटा रही हूँ। वैकल्पिक रिश्तों की मोह में पकड़ कर मैंने अपने ही रिश्तों से मुंह मोड़ लिया। जरा भी ख्याल नहीं आया कि अपने हमेशा अपने होते हैं। कैसे मेरा भरोसा डगमगाया। रंभा ने फिर से भाभी को बाहों में भर कर शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया भाभी, मेरा खुशहाल मायका लौटाने के लिए। सबकी आंखें खुशी से नम हो रही थी। रंभा दोनों भाभियों से गले मिली और रानू तनु ने भी बड़ी माँ से कह दिया, वापस लौटकर माँ मुझे फिरनी चाहिए और हम सब बुआ के साथ मिलकर खाएंगे। अब प्रिया के बर्दाश्त से बाहर था। प्रिया ने फिर से सुगंधा के कमरे में जाकर बोला, दीदी। सुगंधा ने कहा, बहुत तुम्हारी बातों में आकर अपने रिश्ते खराब किए। तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना। तुमने शुरू से आज तक मेरे घर परिवार में सिर्फ जहर घोलकर सब रिश्तों को तोड़ने की कोशिश की है। प्रिया हाथ जोड़ने लगी और सुगंधा ने पापा को फोन लगाती हूँ, आकर तुम्हें ले जाएंगे कहते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मुट्ठी भीस कर प्रिया रह गई। समझ गई अब उसकी दाल या नहीं गलने वाली।
तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।